हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया था कि नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है। हमने ये सीखा कि नॉन्स्ट इक्वेशन जो है इसको ड्राइव कैसे किया जाता है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नॉन्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो नॉर्मली जो है वो जेई के अंदर, नीट के अंदर, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी इसके 3 टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है जो है आपके पास नॉन्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नॉन्स्ट इक्वेशन। इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैं आपको ना एक सेल का रिप्रेजेंटेशन लेकर के ही बताता हूं। ये आपके पास एक सेल है। मान लीजिए ये हमने वही सेल ले लिया जो किसका था, कॉपर और जिंक का था। ठीक है बच्चों। ये जो सेल है ये किसका था, इसमें आपके पास क्या था, एक तरफ जो है वो रोड किसका था, जिंक का था, ZnSO4 का सॉल्यूशन था। दूसरी तरफ आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड था और उसमें क्या था, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था। डिफरेंट कंडीशन, कंसंट्रेशन या सेम कंसंट्रेशन कैसे भी। फिर हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा करके इसका रीडिंग लिया और एक सोल्ट ब्रिज को क्या किया था, ऐड किया था। और मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में जो बिकर है यहाँ पर क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और सेकंड साइड में क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। क्लियर थी बातें? बताया था ना कि धीरे धीरे क्या होता है, ये जिंक मेटल जो है वो क्या होता है, आयंस में टूटता रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा अपनी रिएक्टिविटी के चलते। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि एक टाइम आएगा जब आपको क्या देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे पोटेंशियल में क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब 1.1 का वोल्टेज हमने इसका देखा था कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करता है। लेकिन जब यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब 1.1 वोल्टेज से पोटेंशियल क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात है? और क्या देखने को मिलेगा कि उस टाइम पर कॉपर 2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव की आयंस की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स कि एक तरफ जो जिंक 2 पॉजिटिव के आयन के डिक्रीज होने की कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के, सॉरी, जिंक के इंक्रीज होने की जो कंसंट्रेशन है वो इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और एट दैट टाइम हम बोलेंगे कि सेल जो है वो किस में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इसका मतलब कि अब सेल ने वर्क करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जब क्या होता है, सेल इक्विलिब्रियम में होता है, टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल ड्रॉप हो जाता है कितना, 0। इसका मतलब ई सेल का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में आने पर ई सेल का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बातें? अच्छा, जो क्यू था वो क्या था, प्रोडक्ट में आयन अपॉन में रिएक्टेंट में आयन का कंसंट्रेशन था। अच्छा, ये जो Q था जिसको हम क्या बोलते थे, रिएक्शन कोसेंट के नाम से, रिएक्शन कोफिशिएंट बोलते थे, इसकी अब कंसंट्रेशन को कहा जाएगा Kc। क्या बोल देंगे इसको, Kc, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब कि ये कंसंट्रेशन की वो क्या कांस्टेंट, वो कंसंट्रेशन है जिस पे सेल ने वर्क करना बंद कर दिया, एज क्योंकि सेल जो है इस कंसंट्रेशन पर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। क्लियर है बच्चों बातें? तो अगर मैं नॉन्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो क्या थी वो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस क्या थी, 0.059 अपॉन में n। यहाँ क्या हुआ करता था, log Q था और Q जो है वो पड़ा था। ठीक है ना। अब E सेल का वैल्यू कितना, 0। ये क्या आएगा आपके पास, E नोट सेल इज माइनस में कितना आएगा, 0.0591 अपॉन में n, और ये बन गया log ऑफ Kc। क्लियर बच्चों बातें? कारण क्योंकि अब तो सेल का टोटल पोटेंशियल क्या, 0 हो गया क्योंकि सेल वर्क ही नहीं कर रहा। तो E नोट सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा एट दैट टाइम आपके पास, 0.0591 अपॉन में n log Kc के इक्वल। क्लियर है बच्चों बात ये? तो ये इक्वेशन याद रखना कि कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि सेल इज इन इक्विलिब्रियम, और अगर सेल इक्विलिब्रियम में होता है तो मुझे ई सेल नहीं, मुझे स्टैंडर्ड ई नोट सेल का वैल्यू, और वो भी मैं नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो क्या होगा, गिवन होगा।
अब सम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि वो कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, कौन सी वो कंसंट्रेशन होगी जब सेल का ई सेल का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे मतलब क्या करना है, के सी का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है बच्चों बात? तो के सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिए आप। ये है आपके पास ई नोट सेल, मैं एन को क्या कर लिया, मल्टी में लेके आया, अपॉन में क्या आएगा इसके 0.0591 इक्वल किसके आएगा, लोग ऑफ किसके, के सी के। ठीक है ना। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोग को इधर लाना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, एंटी लोग। इस तरफ भी एंटी लोग का यूज किया और यहां भी क्या किया बच्चों, एंटी लोग का यूज किया। तो ये तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। मतलब अगर हम क्या करते हैं, एंटी लोग निकाल देते हैं किसका, ई नोट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591 की वैल्यू का अगर हम क्या करते हैं, एंटी लोग निकाल देते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है ना। तो याद रखना ये कि ये कैसे है। अब रही बात कि एंटी लोग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो दो चीजें हैं बेटा, एंटी लोग के लिए और लोग के लिए। चाहे वो लोग हो, एक तो बात मैंने बताई थी कि ये लोग बेस क्या है, ई है, इसको हम क्या करते हैं, लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या करके 2.303 से मल्टीप्लाई करके। एक तो ये चीज याद रखना। अब बात रही कि लोग और एंटी लोग को फॉर्म निकालने कैसे, तो इनके लिए बनाई गई है टेबल, कि एक टेबल है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एंटी लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो टेबल वाला तरीका नहीं कराऊंगा। मैं आपको 1 से लेकर के 10 तक के लोग बताऊंगा और उनके बेस पे हम क्या करेंगे, एंटी लोग को निकालना सीखेंगे। वो हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द एंटी लोग इन इजी वे। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एंटी लोग को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आप नॉन इक्वेशन की ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, एक बार इसे देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। एंटी लोग निकालना हम सीख लेंगे इसके बाद में। क्लियर। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमने गिब्स एनर्जी का भी रिलेशन जो है वो डिफाइन किया था कि डेल्टा जी जो है वो क्या होता है। हमने एक इक्वेशन बनाई थी, याद होगी आपको, कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी भी पूछा जा सकता है ना, वो किसके इक्वल था, -NFE सेल के इक्वल था। क्लियर बच्चों। आफ्टर दैट हमने नॉन्स्ट इक्वेशन बना ली, जितनी भी हैं वो सारी की सारी नॉन्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया, और ये भी देख लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस ये 3 ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन को लेकर के। क्लियर है। तो आइए हम चलते हैं कि नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे करें। तो क्या है हमारे पास, यूज ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। यूज ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन कितने टाइप हैं इसके, 3 टाइप्स हैं। हम हर एक के लिए पहले एक बेसिक फॉर्म बनाते हैं और फिर उस पर एक न्यूमेरिकल लेकर के उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, मान लीजिए आपके पास कोई सेल है जिसका रिप्रेजेंटेशन है, ये एक मेटल है जो किस में, मेटल के Mn पॉजिटिव में डिसोसिएट हुआ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना बच्चों, ये एक्वस सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने ये 2 पैरेलल लाइंस लगाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सोल्ट ब्रिज। आफ्टर दैट क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मान लीजिए एक दूसरा मेटल है, उसको मैंने N बोल दिया, उस पर जो चार्ज है वो भी क्या है, N पॉजिटिव चार्ज है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, N। यहाँ ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर बच्चों बात है। इसका कंसंट्रेशन हमने C1 ले लिया और इसका कंसंट्रेशन हमने क्या कर लिया, C2 ले लिया। इसका मतलब समझे आप, ये वो पहला टाइप है, ये वो पहला केस है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि जितना ऑक्सीडेशन, जैसे कॉपर और जिंक वाला था ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जिंक देता है तो कॉपर भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के द्वारा दिए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये वो फर्स्ट केस है जिसमें इस एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमने C1 और इसकी कंसंट्रेशन को हमने क्या कर लिया बच्चों, C2 मान लिया। तो आई होप आपको ये तो क्लियर होगा, इतना समझ में आया होगा। क्लियर है ना। तो आइए हम इसकी पूरी डिटेल से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, बात समझते हैं कि क्या है। अगर मैं इसके लिए ई सेल का वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, ई नोट सेल माइनस में क्या आएगा, RT अपॉन में NF
फिर क्या आएगा log, फिर क्या आएगा Q। तो क्या ये क्लियर था? इसका बेस क्या है अभी? E है, 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लगा देंगे। या फिर मैं क्या लिख सकता था इसको, E सेल, मान लो ये ऑपरेट करता है 298 केल्विन पे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि E सेल इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.0591 और 59 कुछ भी लीजिए आप, N, फिर क्या आएगा log बेस 10Q। तो क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो मुझे ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना। क्या चाहिए? ई सेल तो निकालना है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो n, दूसरा क्या, रिएक्शन कोफिशिएंट और कोसेंट, और आफ्टर दैट क्या चाहिए हमें, ई नोट सेल का वैल्यू। क्लियर है? तो हमने ऐसा देखा कि जो एनोड पर रिएक्शन हुई, जो क्या हुई है आपके पास, एनोड पर रिएक्शन हुई, वो थी मेटल की, जिसने क्या किया, Mn पॉजिटिव प्लस में क्या किया, 2 n इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रोवाइड करवाए। क्लियर? और मैं इस मेटल का E नोट का वैल्यू, मतलब M से Mn पॉजिटिव का जो E नोट है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, वो मैं लेता हूं कि वो X है आपके पास। कितना वोल्ट है? X वोल्ट। क्लियर बच्चों बात? आफ्टर दैट मैंने कैथोड की रिएक्शन को लिखा। कैथोड पे क्या हुआ कि आपके पास कोई N पॉजिटिव है, वो क्या करता है, N इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और आफ्टर दैट N का फॉर्मेशन करेगा। इसके लिए जो मैं E नोट रिडक्शन पोटेंशियल जो लिख रहा हूं, N पॉजिटिव, इससे क्या था, N का फॉर्मेशन, इसके लिए वो मैंने Y वोल्ट कंसीडर कर लिया। मतलब आपको गिवन होंगे वो तो, जैसे जिंक के केस में क्या था 0.76, कॉपर के केस में क्या था 0.34 वोल्ट, है कि नहीं? तो ये वो हैं, वो जो वैल्यू आपको गिवन होगी, ये मैंने वो लिखी है। क्लियर है इतनी बातें? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आरपी की फॉर्म में लिखता हूं तो माइनस का भी यूज कर लूंगा। अब मैं, मेरे पास ना एनोड और इसकी ओवरऑल रिएक्शन को मैं लिखता हूं सेल की। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन को लिखूंगा तो क्या ऐड कर किया, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट Mn पॉजिटिव से क्या हो गया, ये तो अलग अलग है ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, M मेटल प्लस में क्या होगा, N पे N पॉजिटिव चार्ज, आफ्टर दैट क्या होगा, Mn पॉजिटिव, और साथ में क्या मिलेगा आपको, N मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिख रहा है कि यहां से यहां तक टोटल कितने, N इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया, मतलब हमें क्या मिल गया, N भी मिल गया। क्लियर बच्चों बातें? आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि Q क्या होता है, तो वो क्या था, प्रोडक्ट में आयन का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का आयन का कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट देखिए जरा, प्रोडक्ट में Mn पॉजिटिव है, मतलब हमने क्या लिख लिया, Mn पॉजिटिव, अपॉन में रिएक्टेंट क्या है आपके पास, Nn पॉजिटिव है, तो ये इसका कंसंट्रेशन। क्लियर है बच्चों बातें? और ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि M का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है आपके पास, C1 है, अपॉन में इसका कंसंट्रेशन कितना है आपके पास, C2 है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है ना, चेक कर लेना एक बार बाकी सारी चीज़ें जो भी है। रीज़न ये भी बताया था कि N का तो कितना 1 कंसीडर करते थे, ये तो आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूँ ये चीज़ें तो अब हमारे पास N भी है, हमारे पास Q का भी वैल्यू है, हमारे पास E नोट भी क्या कर सकते हैं, E नोट सेल भी हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। E नोट सेल कैसे आएगा, कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड कितना है, Y है। ठीक है ना, एक बार मैंने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया, माइनस में कितना रख लिया, X लिख लिया, मतलब मेरे पास इसका भी वैल्यू है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मतलब अब अगर मुझे इस प्रकार के सेल का नॉन इक्वेशन यूज करके ई सेल निकालना हो तो क्या आएगा, यहाँ तो क्या आएगा y माइनस एक्स, जहाँ ये rp है और ये क्या है op है, माइनस क्या होगा 0.0591 अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा log Q का वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन है, क्या है C1 अपॉन में क्या रख दिया हमने C2। ये चेक करो जरा एक बार, प्रोडक्ट में आयन का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट में आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ये तो आपके पास क्या था, यहाँ पर कैथोड था, कैथोड क्या होता है, रिड्यूस होता है, ये बन गया। आफ्टर दैट ये क्या थे दोनों, इस तरफ आपके पास मेटल था, फिर N पॉजिटिव था, फिर Mn पॉजिटिव, ये ठीक है, सही है ये। तो ये हमारे पास बन गया क्या, फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों बात? तो करें हम इसको,
तो देखिए ज़रा क्या है हमारे पास आगे। हम इसको ना अब एक न्यूमेरिकल ले करके सोल्व करते हैं। आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा कि ये पहला वो तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, नॉनस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमने बोला कि आपके पास जिंक मेटल है जो किसमें, Zn2 पॉजिटिव में, साल्ट ब्रिज लगाया, फिर क्या था, कॉपर 2 पॉजिटिव है जो किसमें, कॉपर के अंदर, जहां पर इसका कंसंट्रेशन मान लो हमने 0.1 मोलार ले लिया और यहां पर इसका कंसंट्रेशन 0.01 मोलार है। क्लियर? ई नोट सेल का वैल्यू, ई नोट किसका, जिंक से Zn2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन का जो वैल्यू है वो आपके पास है माइनस का 0.76 इन फॉर्म ऑफ Rp, एंड वहीं पर ई नोट वैल्यू किसका, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपके पास है 0.34 वोल्ट। क्लियर बच्चों बात इतनी? हमें क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द ई सेल फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन। आपको क्या करना है, 298 केल्विन पे इसका ई सेल का वैल्यू बताना है। अच्छा, मेरे को पता है कि हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, ई नोट सेल चाहिए, वो मुझे पता है कितना आएगा 1.1, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा 1.1 वोल्ट आएगा। क्लियर? आफ्टर दैट क्या चाहिए, क्यू, जो क्या होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में क्या चाहिए आपको, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्लियर है ना बात ये? अब प्रोडक्ट में आयन क्या होगा, ये होगा, मतलब मैंने क्या किया था, C1 अपॉन में तो C2 ही तो किया था, है ना, और C1 की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 0.01 है, C2 की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 0.1 है। क्लियर? अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ऊपर कितना, 10 अपॉन में कितना 100, मतलब कुल मिलाकर के 1 अपॉन कितना आएगा आपके पास, 10 आएगा। तो Q का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 अपॉन में 10 मिल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसके लिए रिएक्शन बतानी जरूरी ही नहीं है आपको, क्योंकि दिख रहा है कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ट्रांसफर हो रहे थे, मतलब n का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है ना, किया है हमने, ये काफी भारी है। तो अगर मैं इसके लिए ई सेल निकालूं तो कितना आएगा बच्चों, वो ई नोट सेल, फिर क्या आएगा माइनस में 0.0591 अपॉन में n, फिर क्या आएगा लोग, फिर क्या आएगा आपके पास Q। ई सेल इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लोग 1 अपॉन 10 बेस 10। क्लियर थी बात? अच्छा, 1 अपॉन 10 को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन 10 को लिख सकते हैं 10 का पावर -1, तो मतलब ये आ गया 1.1 माइनस 0.0। अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं साथ के साथ, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा ऑलमोस्ट इतना आ गया। इनटू में क्या आएगा आपके पास, लोग 10 का पावर -1 आएगा। क्लियर है बच्चों बात? अच्छा, बेस लोग की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि लोग अगर क्या है a की पावर b है तो b को कहाँ आगे, मतलब b इंटू लोग a, ऐसा लिख सकते थे। मतलब 10 का पावर -1 कहाँ आ सकता है, आगे, तो ये -1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1.1 प्लस 0.0295 इनटू में क्या बचेगा, लोग 10 बेस 10, और इसका वैल्यू तो कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर, किसका, ई सेल का वैल्यू। क्लियर है बच्चों बातें? तो आई होप आपको ये पहला जो तरीका है, फर्स्ट जो केस है वो समझ में आया होगा, और हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ये भी आपको पता चला होगा। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो, मेरे कहने का मतलब इसने 2 दिए लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या होता, ये हमारा सेकंड केस है। तो देखिए जरा, हमने सेकंड केस के अंदर आ चुके हैं, देखते हैं कि क्या है। आपके पास एक मेटल है, वो मेटल क्या करता है, X पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? फिर साल्ट ब्रिज है, एक सेकंड मेटल है, इस पर आपके पास आता है Y पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करता है, N का फॉर्मेशन करता है। कुछ समझ में आया ना क्या कहा, मतलब ये X इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये क्या करता है, Y इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसका, मेटल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, केस ले लेंगे हम, कोई भी जब भी देखेंगे, सिस्टम को 298 केल्विन पे सेल को रखा गया, इसके कंसंट्रेशन को C1, इसके कंसंट्रेशन को C2 कहा गया। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि टोटल रिएक्शन क्या है। ई सेल का वैल्यू तो मुझे पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस
0.059 अपॉन 2 इंटू क्या आएगा log ऑफ Q बेस E 10। चाहिए क्या हमें, एक E नोट चाहिए, Q चाहिए और N का वैल्यू चाहिए। क्लियर था बातें। अब एक बात देखिएगा कि हर क्वेश्चन में आपको E नोट का वैल्यू तो गिवन होगा, तो हमें रिएक्शन के साथ ही लिख देता हूं, लेकिन वो आपको वैल्यू जो है वो E नोट की गिवन होती है ऑलमोस्ट केस में, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि एनोड की रिएक्शन को देखा सर सबसे पहले, और एनोड पे हुआ कि मेटल जो है वो क्या करता है, Mx पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन से, x इलेक्ट्रॉन का लूज करके, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है वहां पे, x इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात पे। इसके लिए मैंने जो E नोट का वैल्यू किसका, मेटल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है ना Mx पॉजिटिव का, वो मान लीजिए आपके पास P वोल्ट था। अब हमने देखा कि कैथोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड पे हो रहा था कि N पे था पॉजिटिव Y, इससे किसका, वो क्या करता है प्लस Y इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन को, Y इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और किसका फॉर्मेशन करेगा, N का। क्या ये बात क्लियर थी, इसमें कोई समस्या नहीं है ना हमें। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे इसका जो पोटेंशियल है N पॉजिटिव से, N पॉजिटिव Y से N बनने का जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए आपके पास कितना है, Q वोल्ट है। क्लियर। तो अब मुझे स्टैंडर्ड पोटेंशियल उनके दिए गए हैं उस क्वेश्चन के अंदर, बस इतनी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है, इक्वल नहीं है, वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए। अच्छा एक बात देखिए कि अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं, अगर हम क्या करते हैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, तो हमें क्या चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहां तो क्या है, x इलेक्ट्रॉन और यहां क्या है, y इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इस पूरी टर्म को क्या किया, y से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी टर्म को क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या देखा कि ये तो हो गया एक्स वाई इलेक्ट्रॉन और ये भी क्या हो गया एक्स वाई इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये तो क्या हो गए, कैंसल, ठीक है ना। y को अगर मैं m से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या बनता, y m। फिर इधर क्या आता आपके पास, x को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट एक तरफ लिखेंगे ना, x n पॉजिटिव y, फॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला, मतलब y m का पावर कितना, प्लस का क्या x, फिर क्या होता, प्लस में क्या बनता आपके पास, x क्या बनते, n मेटल्स का फॉर्मेशन होता। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई, समझ में आया ना कि क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, इक्वल किए। जब ओवरऑल रिएक्शन लिखा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास इतना क्या बन गया, एक ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बच गया है, ठीक है। अब ना इसके लिए हम हर एक चीज़ की वैल्यू जो है वो देखते हैं क्या है। हमें चाहिए सबसे पहले n, तो सर हमने n निकाल लिया, वो क्या है, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन है, क्या सही कहा क्या मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन है वो, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ n क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमने देखा कि टोटल एक्स वाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब पहले ने एक्स वाई इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे ने एक्स वाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो मतलब ये हमारे पास है ये वाली चीज़, ठीक है। अब आफ्टर दैट मुझे क्या Q निकालना है, जो क्या होता है, प्रोडक्ट में आयन का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट में आयन का कंसंट्रेशन। अच्छा प्रोडक्ट में कौन है वो ध्यान दो, M प्लस का X, लेकिन क्या मैं स्टोकियोमेट्री को भूल जाऊंगा क्या, याद है क्या 11th क्लास में कि जो भी चीज होती है स्टोकियोमेट्री होता है, हम उसको कहां पर रेज करते हैं, पावर के अंदर, कहां पर दिखाते हैं, मतलब कि अगर ऐसा लिखा हो ना 2x और x का कंसंट्रेशन, तो पावर कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब अगर Mn पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमारे पास Mx पॉजिटिव का है और इसका पावर कितना है, y आएगा, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में कौन है, वो है आपके पास N पॉजिटिव y, और इसका पावर कितना आएगा बेटा, x आएगा। क्लियर, तो आई होप आपको ये भी बात क्लियर होगी। अब देखो कि क्या मुझे Mx पॉजिटिव का कंसंट्रेशन पता है, हाँ बिल्कुल, Mx पॉजिटिव तो क्या था, C1 था, मतलब C1 का पावर y अपॉन में C2 का पावर क्या होगा, x होगा। क्लियर, तो अब हमारे पास हर एक चीज है। अब हम ई सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ई सेल कैसे आएगा, ई नोट सेल मतलब कैथोड माइनस एनोड, दैट मीन्स Q माइनस P,
-0.0591 और वह सीधा ही अपॉन में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन n, n का वैल्यू क्या है आपके पास xy, फिर क्या आएगा log, यहाँ क्या आएगा आपके पास C1 अपॉन C2, C1 का पावर क्या है y अपॉन में C2 का पावर क्या है x। तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि ये वो सेकंड टाइप है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इक्वल नहीं होते गिवन रिएक्शन के अंदर। क्लियर। अब एक बात याद रखना कि मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूं कि C1 का पावर y, दैट मीन्स कि ये तो है C1, तो इसका पावर y और C2 का पावर क्या होगा x होगा। स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से लिए जाएंगे। तो ये क्लियर है। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो मान लीजिए हमने यूज किया है कॉपर एंड सिल्वर को, दैट मीन्स कि आपके पास क्या है कॉपर है, जो कॉपर क्या करेगा Cu2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा, फिर साल्ट ब्रिज है, फिर आपके पास क्या है सिल्वर है, और उसके बाद हमने सिल्वर का फॉर्मेशन कर लिया। आप वही सिंपल तरीके बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि हमने अब तक लोग नहीं किया है, क्योंकि कल की वीडियो में जब हम लोग कर लेंगे तो इनकी कोई भी कंसंट्रेशन लेकर के आप क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। मैं तो बस बेसिक फॉर्मेशन बता रहा हूँ सभी का एक बार। ये आपके पास कंसंट्रेशन 0.01 वही मान लीजिए इतना मोलार था, इसका कंसंट्रेशन कितना ले लीजिए आप 0.1 ले लिया। क्लियर बच्चों बात है। अब आफ्टर दैट हमें ये देखना है कि जो कॉपर है दैट मीन्स कि ई नोट फॉर किसके कॉपर के लिए Cu2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर किसके कॉपर के लिए वो कितना है 0.34 वोल्ट है। कितना था 0.34 वोल्ट। अब वो ना रिडक्शन पोटेंशियल हुआ करता था, 0.34 वोल्ट क्या था रिडक्शन पोटेंशियल था, किसका था कॉपर का था। अब Rp तो होता ही प्लस में है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ये मेरे पास किसका वैल्यू है माइनस का 0.34 वोल्ट। कुछ समझ में आया। सिल्वर के लिए जो होता है 0.8, दैट मीन्स कि ई नोट फॉर किसके लिए Ag पॉजिटिव से Ag, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर किसके लिए सिल्वर के लिए कितना होता है बच्चों 0.8 वोल्ट। मतलब ये हमें जो है चीज़ें क्या है पहले से ही गिवन। अब मैं सिंपल बात पे चलता हूँ, मैंने ई सेल निकालना है, वो क्या आएगा ई नोड सेल, दैट मीन्स कैथोड माइनस एनोड, ठीक है ना। कैथोड पे क्या है 0.8 माइनस क्या आएगा 0.34 वोल्ट, वो भी किसका माइनस का, तो ये हो गया कैथोड माइनस एनोड। फिर माइनस में 0.0591 अपॉन में क्या n इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या आएगा लोग, यहाँ क्या होगा C1 का पावर क्या होगा y, C1 का पावर तो क्या होगा y होगा, और C2 का पावर क्या होगा बच्चों x होगा। यही तो फॉर्मूला किया था हमने। क्लियर है ना। मैंने इसकी रिएक्शन लिख ली झट से, देखा कि सर कॉपर है जो क्या करता है Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है सिल्वर है जो क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और किसका सिल्वर का फॉर्मेशन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल रिएक्शन मिला कॉपर प्लस में 2 Ag पॉजिटिव, क्या मिलेगा आगे Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag, यही तो होगा ना टोटल रिएक्शन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं वो कितने हैं आपके पास 2 दे रखे हैं, तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर पता चलेगा आपको, इसमें तो 2 हैं ही, 1 2 जार 2, 2 1 जा कितना 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास बच्चों 2 दे रखे हैं। तो चलिए ये भी हमें मिल गया। अब हम चलते हैं हमारे आंसर की तरफ, तो हम इसको क्या करेंगे 0.8 प्लस में कितना आएगा 0.34, फिर क्या आएगा माइनस में 0.0591 अपॉन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, फिर क्या आएगा लोग C1 क्या है बच्चों C1 ये कंसंट्रेशन, मतलब कितना 0.01, पावर में क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब कॉपर के आगे 1 है ना तो 1 लिख दिया। फिर क्या है 0.1, और लेकिन सिल्वर के आगे कंसंट्रेशन में कितना स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो मतलब पावर में कितना होगा 2 होगा। क्लियर। ऐसा नहीं लगता जैसे दोनों वैल्यू क्या हैं इक्वल, और अगर दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हैं तो ये हो गया कैंसिल, कितना बच गया 1।
log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, टोटल टर्म ही क्या बन गया 0 बन गया। मतलब ई सेल का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 0.8 प्लस कितना आएगा 0.34, दैट मीन्स कि 1.1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्लियर है बच्चों बातें? तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप जिसमें हमने देखा कि अगर अलग अलग क्या होते इलेक्ट्रॉन होते तो हम क्या करते उसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते, ई सेल कैसे कैलकुलेट करते। क्लियर है? अब इसके बाद जो है ना वो एक अलग टाइप का सेल है और आपको बुक में मिल जाएगा, मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। जो थर्ड टाइप है उसे कहा जाता है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल। अब इसमें ना थोड़ा सा पंगा है। सबसे पहली जो चीज़ है ना, इलेक्ट्रोड जो लेते हैं हम कंसंट्रेशन सेल में वो क्या होती है सेम होती है। तो बोल लोगे सर कि ऐसे कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोड तो हमेशा अलग अलग कंटेनर में अलग होती है, तो लेकिन अगर सेम ले लेंगे तो करंट ही पास नहीं होगा। बात तो वाजिब है आपकी कि अगर सेम इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो किसी भी प्रकार का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा। अब मैंने क्या रखा उसमें एक्वस सॉल्यूशन रखा, तो एक्वस सॉल्यूशन भी क्या होगा सेम। तो अब बोलोगे कि सर पहले तो हो भी जाता, अब तो चांस ही नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन सेम है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हमने डिफरेंट कर दिया। इसका मतलब एक जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और एक जो है वो क्या है कम कंसंट्रेटेड है। तो याद रखना कंसंट्रेशन सेल्स में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसके कारण होता है, उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस के कारण होता है, ना कि उनकी इलेक्ट्रोड्स के कारण। कुछ समझ में आई बातें? मतलब एक तरफ जो आपके पास सेल होगा इसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है और दूसरी तरफ आपके पास अगर क्या होगा सेल होगा अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन इलेक्ट्रोड दोनों ही क्या हैं सेम है, एट दैट टाइम क्या होगा टोटल जो है वो पोटेंशियल आपको मिलेगा ई सेल, लेकिन पोटेंशियल किसके कारण मिलेगा, उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होने के कारण मिलेगा। क्लियर है? हो जाएगा ना ये। तो आइए देखते हैं हम इसके लिए, हालांकि टॉपिक छोटा सा ही है कंसंट्रेशन सेल, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए क्या है कि ई सेल जब निकालते हैं ना तो एक अलग सी बात सामने आती है। चेक कीजिए जरा, ई सेल निकाला, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है ये पहला मेटल है, वो मेटल क्या करता है Mn पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है, फिर सोल्ट ब्रिज है, इसका कंसंट्रेशन C1 है। फिर आपके पास सेकंड है, अब ये तो पता है ना कि दोनों इलेक्ट्रोड क्या है सेम है, मतलब पहला अगर M है तो दूसरा भी क्या है M है, ये भी क्या N पॉजिटिव चार्ज पे है। आफ्टर दैट क्या, अब डिफरेंट तो हो नहीं सकते, एक ही जैसे चार्ज होंगे। अब ये मेटल Mn पॉजिटिव और ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है मेटल का, इसका कंसंट्रेशन क्या है C2 है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा सेल हुआ, कैसे इसमें पोटेंशियल बनेगा। हम कैलकुलेट क्या करेंगे जब हर एक चीज़ क्या है सेम है, हर एक चीज़ सेम है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मुझे ई सेल में चाहिए क्या, तो मुझे ई सेल में क्या चाहिए, एक तो ई नोट सेल चाहिए। ठीक है निकाल लेंगे, पता चल जाएगा, क्योंकि एक तरफ ये है एक तरफ ये है, SHC लगाऊंगा और दोनों का क्या मिल जाएगा ई नोट सेल मिल जाएगा, माइनस करूंगा टोटल सेल का ई नोट सेल मिल जाएगा मुझे। ठीक है ना। फिर क्या चाहिए 0.0591 अपॉन में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सर इक्वल हैं, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड के इक्वल ना हो इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आएगा लोग और यहाँ क्या आएगा क्यू, तो इसका मतलब क्यू क्या है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन तो अलग है, तो सेम कहाँ हुआ कुछ भी, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स क्या हैं सेम है, इतनी सी बात है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें ना कुछ ऐसा हुआ कि जो N है वो तो आपके पास N इलेक्ट्रॉन है, Q का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब C1 अपॉन में क्या है C2 है। क्लियर है। लेकिन मैं जब क्या करता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखता हूं किसका मेटल का, किसका M वाले मेटल का, क्या वो मुझे डिफरेंट मिलेगा। दिमाग लगाओ बात बे कि क्या ये मेटल डिफरेंट है क्या, मेटल तो क्या है सेम है ना। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेटल सेम है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अगर मैं ई नोट सेल निकालूं, यही तो इंपॉर्टेंट बात थी इसमें कि अगर मैं ई नोट सेल निकालता हूं कंसंट्रेशन सेल का, तो वो क्या होगा माइनस करने पर क्या आ जाएगा 0, मतलब हमेशा ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी उसमें 0 मिलेगी। क्लियर।
अब इसका रीजन ना आप बेसिक समझ सकते हो बात कि सर पहले जब मेटल ही एक जैसे थे तो ई नोट क्या हुआ करता था, ई नोट स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो पोटेंशियल डिफरेंस था जो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पर क्या करते थे, क्रिएट करते थे। लेकिन इस बार दोनों पोटेंशियल क्या हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल क्या हैं, सेम है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल सेम है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ई नोट बना या नहीं बना। दैट मीन्स कि ई नोट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्लियर है? तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन कि सर अगर ई सेल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा 0.0591 अपॉन में क्या आएगा n, यहाँ क्या आएगा लोग, फिर कंसंट्रेशन C1 अपॉन में क्या होगी C2। क्लियर है बच्चों बात ये? तो ये है हमारे पास थर्ड टाइप का सेल जिसको हमने किसका नाम दिया, कंसंट्रेशन सेल का, कि कंसंट्रेशन सेल जो है वो क्या होता है, कैसे जो है वो कंसंट्रेशन सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन था। क्लियर है बच्चों बातें? तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, आप इनको अच्छे से कर पाओगे। आफ्टर दैट अब हम नॉन स्टिक इक्वेशन के यूज को जो है वो पढ़ चुके हैं, नॉन स्टिक इक्वेशन का यूज हम समझ चुके हैं, नॉन स्टिक इक्वेशन का कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। अब रहता है जो लोग और एंटी लोग का कंसेप्ट है, वो कल आपको मैं एक अलग से वीडियो बना करके उसमें दिखा दूंगा कि वो कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, उस पर भी क्वेश्चन आता है कई बार कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो वहाँ मुझे एंटी लोग का वैल्यू जो है वो चाहिए था। क्लियर है? तो आई होप आप इन सब चीज़ों को तो कर पाओगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आपको लोग और एंटी लोग आज ही करवा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं, उसको भी कर ही लेते हैं हम आज। तो बच्चों हम करने वाले थे कि हाउ टू फाइंड दी लोग एंड एंटी लोग विदाउट यूजिंग दी लोग और एंटी लोग टेबल। मतलब विदाउट यूजिंग टेबल हम कैसे कर सकते हैं उनको फाइंड, विदाउट यूजिंग टेबल, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड लोग, लोग कैसे निकलता है, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एंटी लोग। अब ना मैं आपको वो बेसिक पोर्शन जो है वो अलग से वीडियो में करवा दूंगा कि हम पूरा जो है वो डिस्कशन कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास लोग का टेबल गिवन होता है। लेकिन मैं आपको ना ये बता रहा हूँ कि नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनमें सिंपल क्या होते हैं, लोग और एंटी लोग पूछे जाते हैं। और मैं आपको कुछ आज ऐसे तरीके जो है वो बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी टर्म्स आपको मगअप करवाने वाला हूँ जिससे आप क्या कर लोगे, इजीली जो है वो लोग और एंटी लोग को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये भी कि ऐसा मत समझना कि इनसे क्वेश्चन जो है उनका आंसर जो है वो गलत आएगा, मतलब एग्जैक्टली तो कभी भी आंसर नहीं होता, 0 पॉइंट समथिंग डिफरेंस जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन आप इन चीज़ों का यूज करके जो है इजीली क्या कर सकते हो, उनके आंसर्स को निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोग के बारे में। अब हमने ये तो किया था कि लोग का बेस क्या है, ई है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, लोग बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ, लोग बेस 10 में अगर करते हैं तो कितने से, 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले हमारे पास कि लोग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लोग a इंटू बी क्या होता है, आप कर चुके हो ये, लोग a प्लस क्या होता है, लोग b होता है। क्लियर? a प्लस बी को a इंटू बी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ होता आपके पास लोग a अपॉन b तो ये होता आपके पास लोग a माइनस क्या होता, लोग b होता। लोग के अंदर अगर एक ही पावर b है तो आप इसको क्या, लोग b लोग a भी लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों बातें? अब एक चीज़ हो, लोग 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, चाहे बेस ई हो चाहे बेस क्या हो आपके पास 10 हो, लोग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और लोग 10 बेस 10 या लोग ई बेस ई, इसका वैल्यू कितना होगा आपके पास, 1 होगा। ठीक है ना? तो आप इन चीज़ों को तो नोट डाउन कर लेना, सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से कर भी सकते हो। मैं आपको लोग जो है वो 1 से लेकर 10 तक लिखवाने वाला हूँ। ठीक है? और आई होप आप इन 1 से लेकर के 10 के लोग के बीच में नॉर्मल सभी क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, क्योंकि ईजी ही है और इतना मुश्किल नहीं है इनको याद रख पाना, ईजी वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद की जो बारी है कि इनसे बड़ी जब वैल्यूज आती है तो उनको सोल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो 10 से ऊपर वैल्यू आए तो आप इन फार्मूलाज को क्या कीजिए, यूज कीजिए, या फिर ऐसा नहीं हो पाता है आपसे तो आपको लोग टेबल करना पड़ेगा। और मैं जैसे कि कह रहा हूं कि उसको हम अलग से कर लेंगे। मैंने सोचा कि आज आपको केसी निकालना अगर पड़ जाए किसी बच्चे को, आज सोल्व करें वो क्वेश्चन तो उनको प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए करवा रहा हूं ये।
तो सबसे पहले है हमारे पास log 1, log 2 बेस 10 है बच्चों सबका, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, 9 और log 10। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक बात मैंने अभी बताई, log 1 क्या है, 0 है, और log 10 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, 1 होता है। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब log की वैल्यू 1 से लेकर के 10 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। मतलब आपको आंसर जो है वो 0 और किसके बीच में मिलने वाले हैं, 1 के बीच में। तो आज जितनी भी वैल्यू मैं इनकी लिखवाऊँ आप इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि याद तो ये करनी पड़ेंगी। या तो यूज़ करो हम किसका, log टेबल का यूज़ करें, और या फिर हम क्या करें, इनको याद कर लें 1 से लेकर के 10 तक की कैसे हैं। तो बच्चों जो log 2 है इसका वैल्यू होता है आपके पास 0.3, कितना, 0.3 होता है। क्लियर। अब बात रही कि log 2 के बाद log 6 और log 8 की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, नोट log 6, log 4 की वैल्यू को हम इनसे क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इधर हमने बोला log 4, मैंने बोला कि log 4 इज 2 इंटू 2, और पावर तो आगे आता है, फॉर्मूले का यूज कर लिया, तो क्या आएगा, log 2, इसका वैल्यू कितना होता है, 0.3 इंटू कितना, 2, दैट मीन्स कि log 4 कितना आएगा बच्चों, 0.6 आएगा। अगर हम बात करें log 8 के बारे में, तो log 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का पावर कितना, 3, और अगर 3 को आगे लिखते हैं तो यहाँ क्या, log 2, और log 2 तो 0.3 मतलब इंटू 3, दैट मीन्स कि log 9 का वैल्यू कितना होगा, 0.9, सॉरी log 8 का वैल्यू कितना होगा, 0.9 आएगा। क्लियर है। क्या देखा कि log 1 0 है, log 2 का वैल्यू कितना है, 0.3 है, आफ्टर दैट log 4 का वैल्यू कितना है, 0.6, log 8 का वैल्यू कितना है, 0.9, एंड इसका कितना है, 10 का 1। तो बच्चों आगे जो है वो है log 3, जिसका वैल्यू होता है 0.43, कितना होता है, 0.43। उसके बाद है log 5, जिसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 0.7। इसके बाद है log 6, जिसका वैल्यू होगा 0.77, एंड आफ्टर दैट जो है वो है 0.85, एंड यहाँ है log 9 का वैल्यू जो है 0.95 आता है। मतलब ये वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, आंसर हैं log के, जिनको आप क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो आसानी से, और किसी भी फॉर्मूले के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, जेई के अंदर भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको क्या करना हो, log का वैल्यू निकालना और आपको उसका आंसर ना मिले। एग्जैक्टली नहीं तो पॉइंट का डिफरेंस होगा, लेकिन चारों जो आंसर होंगे वो इतने डिफरेंट तो होंगे कि आप अपने सही आंसर को क्या कर सकोगे, पहचान सकोगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो है log की वैल्यूज 1 से लेकर के 10 के बीच में, 0, आफ्टर दैट कितना है, 0.3, 0.43, 0.6, 0.7, 0.77, 85, 0.9, 0.95 एंड 1 के बीच में। तो बात ये है कि हम इनका यूज करके एंटी log कैसे निकालें। तो आइए देखिए, मान लीजिए आपको एंटी log निकालना है 0.43 का, एक बार इजी ले लिया मैंने, 0.43 का नहीं, सॉरी 6.43 का। फाइंड द एंटी log ऑफ 6.43। क्या करना था आपको, एंटी log का रेसिप्रोकल एंटी log निकालना था आपको, ठीक है ना। अच्छा, मैंने इनको ना अलग अलग किया, ध्यान देना क्या कर रहे हैं हम, एंटी log है किसका, 6 + 0.43। क्या क्लियर बच्चों बात है। अब मैंने क्या देखा कि जो 6 है, अब यहां देखो log है। अच्छा, एक चीज ये था कि 10 बेस 10 क्या था आपके पास, कितना हुआ करता था, 6 दे रखा था। अच्छा, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं 10 बेस 10 पावर 6, सही है क्या ये, कारण क्योंकि ये तो कहाँ आना था, आगे, मतलब 6, और ये कितना बचेगा, log 10 बेस 10, मतलब आफ्टर ऑल कितना बचना था, 1 × 6, मतलब टोटल तो 6 ही आना था। तो आप याद रखना कि जो भी आपके पास टोटल वैल्यू है आगे, आप इसको क्या कीजिएगा, एंटी log निकालते टाइम, ये है आपके पास एंटी log, इसको लिख लिया 10 log 10 का पावर कितना, 6 प्लस में। अब टेबल तो आपको पता है,
और आप ये भी जानते हो कि पॉइंट के बाद कभी भी 1 और 0 इनके बीच में ही तो क्या रहने वाली है वैल्यू। मतलब कभी ऐसा होगा क्या 6.1 तो लिख दिया लेकिन मैं 1 का मतलब तो 100 है ना, 100 से बड़ी वैल्यू ले लूँगा क्या मैं उसमें? नहीं होगा ना, क्योंकि वो वापस 7 हो जाएगा आगे की तरफ आकर के। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर हैं पॉइंट के बाद वाले बहुत सारे तो यहाँ मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? जैसे मैंने लिखा 0.43, तो ये रहा 0.43, किसका वैल्यू है? log 3 का, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? log 3। अब दिमाग में एक बात झट से आएगी कि सर ये तो आसान था, आपने ले लिया, ज़रूरी थोड़ी है 0.43 ही है। तो मैंने क्या कहा था? एक्यूरेसी पे ध्यान मत दो इतना, आंसर निकालना है। अगर 0.43 नहीं 0.4 भी आता तो भी किसके क्लोज होता? log 3 के क्लोज होता। तो मैं उसी वैल्यू को log 3 ही की वैल्यू को यहाँ पे लेता। समझ रहे हो? मान लीजिए 0 पॉइंट आंसर आया आपके पास 58, तो 58 इज मोर क्लोजर किसके? log 4 की वैल्यू के। तो मैं क्या करता यहाँ पे? किसका? log 4 का यूज करता। ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा, उसको आप क्या कर सकते हो, मतलब कर सकते हो ध्यान से। तो ये है एंटी log। अच्छा, ये log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b, log a इंटू b, मतलब इसको log a का वैल्यू कितना? 10 का पावर 6 इंटू बी का वैल्यू कितना? 3। क्लियर हुई बात है? अब log से क्या कैंसिल हो गया? एंटी log, मतलब आंसर कितना है? 10 का पावर 6 इंटू कितना? 3। ये इजी वे है उनको करने का, मतलब ये log टेबल के हिसाब से नहीं है, ये आसान तरीका है उसे सोल्व करने का। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं हम, चलिए। जो अगला है, मान लीजिए आपके पास, आपको एंटी log फाइंड आउट करना है। 43.68 ले लिया इस बार, ठीक है। 43 पॉइंट क्या कर लिया हमने? 68 ले लिया। अभी हमने देखा कि ये एंटी log है 43.68। अच्छा, याद रखना ये कौन सा वे है? इजी वे है। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा लेकिन आपका काम चल जाएगा बढ़िया से। हमने लिखा कि सर इसको हम लिख सकते हैं एंटी log 43.68, प्लस में क्या लिख दिया हमने? 0.68, और फिर क्या किया? बस इतना काम किया कि ये बन गया एंटी log 43 को लिख दिया log 10 का पावर 43 प्लस ये क्या है? 0.68 है ना। और हम इस 0.68 को ढूंढिए जरा वहां पे, किसके ज्यादा क्लोज है आपके पास? log 5 का मतलब है 0.70, इसका मतलब है 0.60, मुझे तो इसके क्लोज लगता है, मतलब मैं इसकी जगह log 5 लिख सकता हूं। ये कितना आएगा आपके पास? एंटी log a प्लस log b, दैट मीन्स log a इंटू log b। क्लियर है? ठीक है ना। अब log से एंटी log कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया? 5 इंटू 10 का पावर 43। तो ये वो तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? एंटी log को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप इनको कर पाओगे अच्छे से, आप समझ भी गए होंगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। हम इसका यूज करके अब Kc का वैल्यू जो है वो क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों बातें? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है वो हम करते हैं हमारी कल की क्लास के अंदर। तो चलिए, थैंक यू।